जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 19, स्पेशली 19 उसमें वन में क्लॉज ए। और ये प्रोफेसर अली खान केस के बाद से काफ़ी सुर्खियों में है। आप इस टॉपिक को लेकर किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और उस सवाल को कैसे टैकल करना है, और क्या इसका टेकअवे होगा, क्या इसका कंक्लूजन होगा, और जो इंटरिम बेल प्रोवाइड की गई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया, उन सारे एस्पेक्ट को देते हुए एक 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि प्रीलिम्स का पेपर अच्छा गया है, मेंस में वो कुछ अच्छा करेंगे, उनके लिए भी यहाँ टॉपिक मिलेगा। जो GS2 और GS3 से रिलेटेड अगले साल तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ बेसलाइन का टॉपिक मिलेगा, और फाउंडेशन कोर्स के लिए अलग से भी पैकेज मिलेगा। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं कि ये क्या सवाल है, जो सवाल इस केस पर पूछा जा सकता है। द इंटरिम बेल ग्रांटेड टू प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हैज originated the debate on the scope of Article 19 of the Indian Constitution. In this context, critically examine the scope and reasonable restrictions under Article 19, especially in relation to freedom of speech and expression. How does the judiciary balance individual rights with concern of public order and national interest? तो इसमें लगभग इस केस के ऊपर जितने भी सवाल पूछे जा सकते थे, वो सारी चीज़ों को हमने कवर करने की कोशिश की है। एक बार फिर सवाल को थोड़ा समझते हैं। सवाल समझने से चीज़ें आसान होती है। सबसे पहला है इंटरिम बेल ग्रांट किया है। तो जो इंटरिम बेल ग्रांट किया है, जो ये इंटरिम बेल ग्रांट किया है, तो इसको लेकर ही सवाल उठने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट उसका अप्रोच रहा है, उसका ऐसा रहा है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर वो काफ़ी मतलब इस अप्रोच में रहता है कि नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर आप FIR करने लगो, केस करने लगो, या उसको जेल में डाल दो। उसको लेकर तो थोड़ा एक इंटरिम बेल है। और उसके बाद से क्या है, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि किस चीज को है, विथ वो आर्टिकल 19 को, और 19 में क्या है 1, और 1 में क्या है ए क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द स्कोप एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहां से आते हैं, बी में आते हैं। तो अगर मैं सही हूं, अगर लक्ष्मीकांत का पेज नंबर 86 आप देखेंगे, अगर मैं करेक्ट हूं तो नए एडिशन वाले में, तो शायद वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शंस भी दिखाई देंगे। और वो क्या कह रहा है, स्पेशली इन रिलेशन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाउ डज द जुडिशरी बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को राइट नहीं है, आपको पता है, सिटीजन्स को राइट है, विथ कंसर्न ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल इंटरेस्ट। जो रिस्ट्रिक्शंस है उसमें पब्लिक ऑर्डर की भी बात आती है, और जहां तक मैं सही हूं, ये पब्लिक ऑर्डर वाले रिस्ट्रिक्शंस अमेंडमेंट के थ्रू इंपोज किया गया है, और नेशनल इंटरेस्ट वाला भी अमेंडमेंट के थ्रू। इस स्लाइड में आगे जाके हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्लियर है, क्वेश्चन को लेकर क्लियरिटी है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को एग्जामिन करना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्शंस के साथ, और कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रोल को देखना है कि किस तरह से वो इंडिविजुअल्स के राइट को भी प्रोटेक्ट कर रही है, और स्टेट जो है उसका पब्लिक ऑर्डर और नेशनल इंटरेस्ट बना रहे, दोनों चीज को वो ये कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो प्रोफेसर साहब का केस है, उस केस को देखते हैं। पहला चीज ये है कि इस केस में इंटरिम बेल ग्रांट हो गया है। तो यहां पर इंटरिम बेल ग्रांट होते ही क्या चीज हो गई कि प्रोफेसर साहब का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट कर लिया, और रिफ्यूज टू स्टेट प्रोब। उसने बोला कि नहीं, जो प्रोब चल रहा है उसको हम नहीं बंद करेंगे, वो चलता रहेगा। तो यहां पर क्या कह दिया, स्टेट के कंसर्न को भी एड्रेस कर दिया उसने, जो स्टेट का कंसर्न है। अब इसमें जो बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह का, क्लियरिफाइड द इंटरिम रिलीफ वाज बीइंग एक्सटेंडेड स्लोली टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन।
अब ये एक ऐसी चीज है कि इस तरह का अप्रोच सुप्रीम कोर्ट में 2015 में जब उन्होंने डिजिटल जो था 66 को स्ट्रक डाउन किया था वो, या रिसेंटली उत्तर प्रदेश और कौशल किशोर का केस था, उस दौरान भी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किए थे। क्या किए थे हम नीचे देखेंगे। इस तरह का अप्रोच नहीं दिखाई दिया था। ये अप्रोच क्यों था? क्या इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री के साथ एक वार लाइक सिचुएशन में था, या उस तरह की स्थिति थी जहां जो इन्होंने पोस्ट किया उस पोस्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को और जो एकेडमिकली यूपीएससी में पूछा जा सकता है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के जो पोस्ट में सवाल उठे थे वो इन परिस्थितियों में उस तरह के सवाल नहीं उठने चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला? एक्सप्रेसिंग कंसर्न दैट द एकेडमिशियन मे हैव इंगेज्ड इन ए डॉग विस्लिंग। डॉग विस्लिंग का क्या मतलब है? डॉग विस्लिंग का मतलब है कि ये कहीं इस तरह के पोस्ट तो नहीं है जो किसी खास तरह के समुदाय या खास फॉलोअर या खास आइडियोलॉजी के लिए खास ढंग से या इनक्रिप्टेड ढंग से या एक पर्टिकुलर वे में मैसेजिंग किया जा रहा है कि जो मैसेज हमको कम्युनिकेट करना है इससे जुड़े लोगों को, एक खास पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड के लोग जो हैं उनके लिए। तो ये एग्जामिन करने के थ्रू हिज पोस्ट द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईटी टू एग्जामिन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जो कुछ लिखा गया है पोस्ट में उसके शब्द वाक्य विन्यास, शब्दों का विन्यास कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। एसआईटी को फ्रेम करने के लिए बोला कि सच में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं 19(1)(a) में जो फ्रीडम मिला हुआ है और उसको जो 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या उन वाक्य विन्यास से और चीजों से ये रिस्ट्रिक्शंस कवर हो रहे हैं क्या? अब तो ये एसआईटी के ऊपर है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल एक जो अप्रोच लिया है उस अप्रोच को लेकर, देखिए मीडिया में तरह तरह की बातें कि कोर्ट का ऐसा अप्रोच है, ऐसा कभी हुआ नहीं, उन लोगों का डिबेट अलग है। लेकिन एकेडमिक पर्पज से, यूपीएससी के पर्पज से हमारा डिबेट ये है कि 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो उसके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसको ओवरलैप करते हैं या नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, कोर्ट ने एक नई तरह की चीज इंट्रोड्यूस नहीं की, ये काफी दिनों से है लेकिन उन्होंने बोला इस बार को। द कोर्ट हाईलाइटेड दैट व्हाइल इंडिविजुअल्स आर ईगर टू एक्सप्रेस देयर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, they often neglected their responsibility as a citizen of the nation. This underscores the importance of the balancing the fundamental rights and fundamental duties. उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है। कहने का मतलब ये है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो याद रहते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं रहते। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि जो ये जिस बैकग्राउंड में ये सारी चीजें हुई है उस समय हम एज ए नेशन वार लाइक सिचुएशन में हैं और उस समय इस तरह के पोस्ट को क्या कोर्ट अलग सेंटिमेंट के साथ देख रहा है, अलग जस्टिफिकेशन के साथ देख रहा है, या मियरली इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच में देख रहा है। उसने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। एसआईटी के अवधारणा भी उन्होंने कह दी कि जो लोग रहेंगे उसमें शायद मेरे हिसाब से 2 लोग जो हैं, डीजीपी को उसने ऑर्डर किया और साथ में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हरियाणा की तरफ से अपीयर हो रहे थे उनको भी बोला कि आप मेक श्योर कीजिए कि इस जो पोस्ट हुए हैं, 2 पोस्ट उन्होंने किए थे, मैं पोस्ट के वर्जन और लैंग्वेज पर नहीं जाता हूं, उससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो वो बोला कि इसके ऊपर फिर ये जो 2 एफआईआर हैं यही है, इसके ऊपर बाकी एफआईआर नहीं हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जो चार्जेस इंपोज किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से वो बहुत सीरियस है। तो वो भी एक देखने की चीज है कि एसआईटी क्या करती है और कैसे चीजों को आगे लेकर जाती है। फिर इनका केस क्या है? अब तो ये मैंने बता ही दिया। जब एसआईटी फॉर्म हो गई
तो नाउ द केस हिंग्स ऑन वेदर द एसआईटी कैन क्रेडिबली डेमोस्ट्रेट दैट द प्रोफेसर पोस्ट मिस द स्ट्रिंजेंट थ्रेशोल्ड। मतलब थ्रेशोल्ड आप समझते हो ना, जैसे ग्राफ में मैं बता रहा हूं कि अगर किसी को करंट, हमारे यहाँ जेनर डायोड इंजीनियरिंग में पढ़ाते थे कि 0.7 वोल्ट का ये मिलते ही वो तेजी से करंट का फ्लो होने लगता है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब, अब ये एसआईटी चेक करेगी कि भाई उन्होंने उस बॉर्डर लाइन को, जो उनका पोस्ट है, वो पोस्ट उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर चुका है क्या, किस चीज के लिए, टू इन्वोक द सीरियस क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। तो ये एसआईटी चेक करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी। मोर इंपॉर्टेंटली इट रेज ए फंडामेंटल क्वेश्चन। अब ये देखो, ये मैंने द हिंदू के पेपर से उठाया है, भौमिक वो उन्होंने लिखा है, रिपोर्टर है, मैं पूरा नाम भूल रहा हूं उनका। तो उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है, लेकिन अब हमारे लिए ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, 19(1)(a और उसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस रिस्ट्रिक्शंस पर जो कोर्ट का व्यू है, और जो क्वेश्चन हमने सवाल के रूप में लिया है कि किस तरह से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, पहला जो सवाल लिया था। तो उन्होंने क्या लिखा, वेदर ऑन पॉपुलर, अच्छा उसमें क्या है, वेदर, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है, परपोरेटेडली। इसका मतलब आपको पता है क्या होता है, इसका मतलब वो है कि आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं, कुछ ऐसा जो आभासी दिखता है, और वो सच के करीब भी हो सकता है और सच नहीं भी हो सकता है। तो अगर ऐसा अनपॉपुलर, अनपेट्रियोटिक कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तो कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोटेक्टिव एमिट ऑफ फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल सिर्फ इतना ही है, सवाल का सीधा सा मतलब है कि जो उन्होंने पोस्ट किया, उस पोस्ट को तो एसआईटी एग्जामिन कर ही रही है कि क्या वो उस सीमा तक पहुंच गया कि हम इस पर सीरियस चार्जेस लगा सके। लेकिन जो दो हिंदू की रिपोर्टर हैं या लिखने वाली हैं, वो क्या सवाल कर रही हैं, वो सवाल ये कर रही हैं कि अगर हम कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं जो अनपॉपुलर भी हो, अनपेट्रियोटिक भी हो, और वो आभासी हो, ऐसा दिखे कि वो सच भी है, सच नहीं भी है, या उसके कुछ और भी मीनिंग निकले, उस मीनिंग को भी चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। तो क्या वो जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, किस चीज का राइट मिला हुआ है, 19(1)(a के अंतर्गत उस, वो जो छूट है, उस छूट के दायरे से बाहर है, यानी उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को लेकर वो क्या कह रहे हैं, एक तो कोर्ट का व्यू है। कोर्ट का क्या क्या है, द कोर्ट क्रिटिसाइज द प्रोफेसर यूज ऑफ द प्रोएक्टिव लैंग्वेज इन हिज सोशल मीडिया पोस्ट। वो तो बता ही दिया कि उन्होंने जो वर्ड्स दैट कुड पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है, और कॉमनल हार्मोनी को, पब्लिक अनरेस्ट, कॉमनल डिसहार्मोनी, ये सारी चीजें कर सकता है। इवन इफ मेड इन पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट अंडरमाइन पब्लिक ऑर्डर और नेशनल इंटीग्रिटी। जुडिशरी का रोल क्या है कि अगर वो ये भी चेक कर रहा है कि अगर पर्सनल कैपेसिटी में मैं कुछ बोलता हूं जो पब्लिक हार्मोनी या नेशनल इंटीग्रिटी को इंपैक्ट करता है, तो क्या वो चेक करना है ना। 19(1)(a के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ, जो फ्री स्पीच है और उसके दायरे हैं, वो दायरे और रिस्ट्रिक्शंस दोनों के बीच के दायरे के बीच में वो कहां पाया जाता है, कहां गिरता है। दिस इज द वन ऑफ द मेजर एंगल। अब इससे क्या चीजें बाहर आ रही हैं फिर, अब हम आर्टिकल 19(1)(a, ये सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the freedom of speech and expression, but this right is not absolute. Clause 2(a) of Article 19 allows the state to impose reasonable restrictions. मैं फिर बात कह रहा हूं, ये जो reasonable restrictions है, ये कहीं मतलब ये सारे लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये reasonable restrictions है। तो इस restrictions में जो 8 कंडीशंस दिए गए हैं, उस कंडीशंस में जिस समय ये पोस्ट हुई या जिस एस्पेक्ट में पोस्ट हुआ, तो वी आर इन वार लाइक सिचुएशन, इस चीज को नहीं भूलना है। अगर हमें सवाल पूछा जा रहा है तो ये जरूर देखना है
कि किस सिचुएशन में ये पोस्ट किया गया है और उसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं। दीज रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट, नॉट आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव। ये तो लिखा हुआ है, दिस इज द 19(1)(a। उसके बाद से अब हम चलेंगे किस पर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये मैंने आपको बता दिया। सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, 16th अमेंडमेंट इन 1963 में ये ऐड किया गया। भाई इस चीज को पढ़ लो, ये पढ़ना बहुत जरूरी है मेंस के लिए। ये सारी चीजें, जो चीज भी है ना, एक भी छोड़ना नहीं है। इसको देखिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में आ गया। सोचो ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। पब्लिक ऑर्डर फर्स्ट अमेंडमेंट है। डिसेंसी और मोरालिटी, कॉन्टेप्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसिडेंट ऑफ द एन ऑफेंस, फर्स्ट अमेंडमेंट। अब देख रहे हो, पहले ही संविधान संशोधन में इन सारी चीजों की महत्व को समझा गया। नेहरू जी के अंडर में हुआ है और नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने के लिए, मतलब वो मोरल एक इस तरह से माने जाते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बड़े ही इथिकली, मोरली एक्सेप्ट करते थे, मानते थे। तो उस पोस्ट को, मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं कि ये पोस्ट जिस समय में हुआ, उस पोस्ट को लेकर देखिए क्या क्या चीज, पब्लिक ऑर्डर आ रहा है, सिक्योरिटी ये आ रहा है, सोवरेन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आ रहा है। तो इस तरह के पोस्ट को लेकर अब देखो, इन जनरल कंडीशन में श्रेया सिंघल का 2015 का केस है, तो कोर्ट का रवैया कैसा रहेगा। लोगों को, कपिल सिब्बल जो अपीयर हो रहे हैं उनके प्रोफेसर अली की तरफ से, उनका भी अप्रोच यही है कि कोर्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करता रहा है फ्री स्पीच को लेकर। क्यों करता रहा है कि स्टेट जो है एनार्कियल बिहेव ना करे, यानी बोलने के ऊपर इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज ना हो कि फिर कोई आदमी बोलने के पहले ही डरने लगे। तो कोर्ट एसआईटी क्यों बुला रहा है, एसआईटी कोर्ट खुद भी इस चीज को कंसीडर कर रहा है कि कहीं ये स्पेशल टाइप ऑफ मैसेजिंग या विस्लिंग तो नहीं है, ये भी देखना है। लेकिन साथ में कोर्ट ये भी कह रहा है कि स्टेट जिसको लगता है कि इससे पब्लिक ऑर्डर या नेशनल इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क हो, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करने का पावर दे रहा है। साथ ही साथ प्रोफेसर खान को इंटरिम बेल देकर उनके भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जैसे ये केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या किया उसने, बिल्कुल क्या बोल दिया, एनोनेस मतलब इंसल्ट, ये सब चीज, हेट्रेट, ये इन सब चीजों का इल्जाम लगा कि कोई स्टेट कैन नॉट जस्टिफाई द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या कोर्ट ने किया, उसने 16A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 का एक्ट था उसको ये स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये एक बड़ा स्टेप है। दूसरा क्या किया उन्होंने, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इस वाले केस में, इस वाले केस में देखिए, नो वन कैन ईदर बी टैक्स्ड और पेनलाइज्ड फॉर होल्डिंग एन ओपिनियन व्हिच इज नॉट ए कन्फर्मेटिव विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन अब कोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरह से प्रोटेक्ट करता रहा हो, वो अगर प्रोफेसर अली खान के केस में सिर्फ इंटरिम रिलीफ दे, मतलब बेल दे दे, इंटरिम बेल दे दे, और जो प्रोसेस है, मतलब जो प्रोसीडिंग है उसके लिए एसआईटी फॉर्म कर दे, और साथ में कुछ कमेंट ऐसा कर दे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैसेजिंग है, या ऐसा तो नहीं है कि इससे पब्लिक ऑर्डर है, और वहां पर उनको फंडामेंटल राइट्स के साथ ड्यूटीज की याद दिला दे, तो कुछ लोगों को ये चीजें लगता है कि नहीं भाई, ऐसा तो आज तक रिसेंटली हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है, तो ये लगने वाली चीज है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि किस सिनारियो में ये बातें हो रही हैं। उस समय वार लाइक सिचुएशन है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है आज की डेट में, वार कितने तरह से लड़ा जा रहा है, उसमें एक मिस इन्फॉर्मेशन भी है। गवर्नमेंट ने बाकायदा ये चीज बताती रह गई कि वार के टाइम में इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करना है, किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है, किस तरह से स्टेट को इमरजेंसी पावर दिए गए कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके,
क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था कि हम इस सिचुएशन में कितना आगे जा सकते हैं, कितना पीछे आ सकते हैं। तो उस समय वी आर इन वार लाइक सिचुएशन। तो ये चीज है। दूसरा चीज ये है, टेक अवे क्या हो सकता है? टेक अवे एक हम ये लिख सकते हैं कि इन प्रोफेसर महमूद केस द इंटरिम बिल रिफ्लेक्ट्स द कोर्ट्स recognition of the need to protect academic independence and the right expression while still allowing a space for the state to pursue lawful investigation if required। दूसरा क्या हो सकता है कंक्लूजन इसमें? आर्टिकल 19 इज ए मतलब इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत मजबूत पिलर है, ठीक है। दूसरा क्या है? द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग freedoms while ensuring that the state's restrictions do not become tools of suppression। तो ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा ड्राइव है। ये हमने इसलिए बनाया इन सारी चीज़ों को। तो इसको अगर हमें टेक अवे में लेना है, अगर क्वेश्चन आंसर, तो एक बार मैं फिर से इसको आपको याद दिला दूं। पहला चीज क्या है? वी आर इन वार लाइक सिचुएशन। पहला चीज ये समझ लेना। और इतना डिबेट क्यों हुआ है? डिबेट इसलिए हुआ है कि 2015 और 2023 में जो कोर्ट का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच को लेकर जिस तरह का बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच रहा, जैसे उन्हें डिजिटल एक्ट 2000 का 66 एक खत्म कर दिया, या यहां बोल दिया कि भाई केवल लिखने भर से ये करने से, उसके अंदर क्रिमिनलाइजेशन का स्पीच से, वो कौशल किशोर के केस में वो नहीं होना चाहिए। तो इस बार जो कोर्ट ने किया, इतना एग्रेसिव नहीं किया। उसने क्या किया? 2-4 चीजें याद कराई। पहले फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर दी। फिर उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया जो ये एग्जामिन करेगी कि प्रोफेसर खान के जो पोस्ट हैं, कहीं वो एक स्पेसिफिक मैसेज किसी स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक फॉलोअर्स के लिए तो नहीं है, जो पब्लिक डिसऑर्डर या जो इंटीग्रिटी का सवाल है, या जो 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं उस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ रहे हैं, दायरे में आ रहे हैं। फिर यहाँ इतनी डिबेट क्यों है? डिबेट का एक कारण है। डिबेट का कारण ये है कि लोगों को ऐसा लगता है डिबेट के कारण के लिए कि कोर्ट को एक कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, या उनको लगता है कि एफआईआर को क्वेश्चन करा देते, ये कर देते। लेकिन कोर्ट ने बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आगे के केस में आएगा, 19(1)(a) को भी प्रोटेक्ट किया, और जो 1(b) है उसको भी स्टेट को दिया। तो ये हमारा टेक अवे हो सकता है। इसमें जो क्वेश्चंस हमने बोला था कि किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। और चूंकि प्रीलिम्स हो चुका है तो मेंस के लिए टॉपिक है, तो जो सवाल जिस तरह से मैंने बताया था, वो सवाल लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को टच करता है। इस वीडियोस को देखते रहिए। तक्षशिला ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स में ये आज जो टॉपिक आया है, ये हिंदू में आया हुआ है, तो इस टॉपिक को मैंने बेसिकली वहीं से निकाल कर फिर स्टैटिक पार्ट से जोड़कर और आप तक पहुंचाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें किस तरह का इंप्रूवमेंट चाहिए, ये भी हमें बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। मैं करंट अफेयर्स पर डेली कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, साथ में GS2, GS3, GS3 ये अगले साल के लिए, वैसे बच्चे जो अगले साल इन्वॉल्व होने चाहिए उनके लिए कोशिश कर रहा हूं, और इस साल जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस तरह के कंटेंट जो अभी मैंने बनाया आपको, आर्टिकल 19(1)(a) और उसके रिस्ट्रिक्शंस B को लेकर, इस तरह के कंटेंट डेवलप करता रहूंगा। मेरे तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9810225789। इस पर व्हाट्सएप भी मौजूद है और वॉइस कॉल भी मौजूद है। हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन है कोर्स का, वो हम 15 से 20 दिनों बाद शुरू करेंगे, और इस रजिस्ट्रेशन में एक फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें हम GS 1, 2, 3 तीनों को देखेंगे। बाकी एक कोर्स हमारा होगा
जो GS2 और GS3 को इनरोल करेगा, और एक हमारा पैकेज है जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए, जो मैं डेली एनालाइज करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें कैसा लग रहा है, मैं भी आपके साथ कुछ कर पाऊँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।